जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और अब बात होगी थोड़ा दांतों के हवाले से। आपके दांत जो हैं वो सही हैं, नहीं हैं, क्या हो गया है। और एक बात है कि दांतों का इलाज बड़ा मुश्किल होता है, तो हमेशा से हम ये कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली हुसैन, हु इज़ डेंटल सर्जन। से हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छी बात ये होती है कि डॉक्टर्स जो है ना वो हमेशा ये नहीं सोचते हैं कि अगर हम कोई बात बता देंगे तो लोग जो है वो फिर हमारे पास नहीं आएंगे। आप लोगों की एक ऑनेस्टी ये होती है कि अच्छी ऑनेस्ट बात करते हैं, कहते हैं प्रिवेंशंस हमेशा बताते हैं कि इस तरह से ख्याल रखें ताकि हमारे पास नहीं आए। लेकिन ये है कि फिर भी बीमारियां तो हैं, आती तो हैं, तो इसी तरह ही दांतों की भी बहुत सारी बीमारियां हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपसे हम ये जानेंगे कि जो रूट कैनाल पे बात करना चाह रहे हैं, लेकिन रूट कैनाल तक पहुंचते कैसे हैं? मतलब वो क्या क्या वजूहात होती हैं जिसकी वजह से रूट कैनाल करवाया जाता है? जी देखिए, सबसे पहले डेंटिस्ट्री मेडिसिन की वाहिद ऐसी फील्ड है जिसमें हमारे पास आना ज़रूरी है। ठीक है, हम ये नहीं चाहते कि नहीं, हाँ एग्जैक्टली, कंसल्टेशन करवाना ज़रूरी है। वही ना। हाँ, और साल में एक दफ़ा स्केलिंग, सफाई जो हम कहते हैं, ये दोनों करवाना ज़रूरी है। अच्छा, ज़रा स्केलिंग के हवाले से भी ज़रूर बताइएगा। लोग ये समझते हैं कि जी स्केलिंग हो जाएगी, ऊपर का एनामल ख़त्म हो जाएगा, पता नहीं दांतों की जो अपनी ताकत होती है वो ख़त्म हो जाएगी। ये क्या होता है? ठीक है, तो कंसल्टेशन जब आपने 6 महीने में एक दफ़ा करवा ली तो उस दौरान डेंटिस्ट फाइंड आउट करता है कि कहीं छोटी छोटी कैविटीज़ तो नहीं है, कहीं मसूड़ों और दांतों के बीच में प्लाक और कैलकुलस की एक्यूमुलेशन तो नहीं है। और अगर है तो फिर उसे कह देता है कि आपने लास्ट स्केलिंग या सफाई कब करवाई है। अगर वो कहता है कि मुझे 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो फिर हम उसको फौरी रिकमेंड करते हैं कि आपने करवानी है। और इतना महंगा ट्रीटमेंट नहीं होता बनिस्बत इसके कि आपके दांत डैमेज हो जाए, खराब हो जाए, उसके बाद पे जो देखिए स्केलर होता है वो एक स्टेनलेस स्टील का होता है और उससे हम जो है ना कोशिश ये करते हैं कि मसूड़े और दांतों के बीच में से डीप क्लीनिंग करके साफ कर दें। अगर दांतों में स्टेन्स हमें नज़र आ रहे हैं तो हम पेशेंट को इन्फॉर्म करके उसको लाइट हैंड से हम उसको क्लीन अप कर देते हैं। अच्छा, अब आते हैं छोटी कैविटीज़ के ऊपर। अगर कोई छोटी कैविटीज़ हमें नज़र आती हैं तो जो आपका सवाल था रूट कैनाल वाला, तो हम उसको वहीं पे साफ़ करके सील कर देते हैं पिट्स एंड फिशर सीलेंट से, या फिर हम फिलिंग कर देते हैं। ठीक है, आजकल दांतों के कलर की फिलिंग मटेरियल्स आए हैं, तो हम वो सिल्वर जो होती थी एक ज़माने जिसमें मर्क्यूरी होता था वो यूज़ नहीं करते। ऑल तो कुछ जगहों पे वो अभी भी यूज़ हो रही है, लेकिन वो मर्क्यूरी की वजह से ऑब्सोलीट होती जा रही है। अगर हमने उन छोटी कैविटीज़ को फिलअप करवा लिया अर्ली ऑन तो फिर वो कैविटीज़ डीप नहीं होंगी, और डीप नहीं होंगी तो फिर रूट कैनाल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसकी वजह बताइएगा कि डीप होने की वजह यही होती है कि बार बार उसमें गंद फंसता रहता है तो वो डेवलप करता है। देखिए, कैविटीज़ एक कीड़ा लगना जिसको हम कहते हैं, वो एक समझ लें कॉलोनी होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की दांतों के अंदर, जो कि खा रही होती है इनेमल को, फिर डेंटिन को, फिर साथ में सीमेंटम को, और उसके बाद बीच में जो नस होती है उस तक पहुंचती है। तो जैसे ही वो नस, जिसको हम पल्प कहते हैं, इट्स अ रियल कीड़ा क्या वाकई? कीड़ा, देखिए हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कीड़ा कहते हैं। तो इट्स राइट थिंग, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही है वो। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस ऑरियस है, स्टेफिलोकोकस है, ये सब एक जरासीम है जो के अंदर मौजूद है। मतलब है जरासीम। यस यस, उसको कीड़ा सही कहते हैं, कीड़ा इज अ राइट वर्ड। तो फिर उसके बाद ये होता है कि वो जैसे ही नस की पेरिफेरी पे पहुंचता है, ये नस को हिट करता है, क्योंकि हर दांत के अंदर एक नस होती है, तो फिर हमें एक तकलीफ का एहसास होना शुरू होता है। जो कि तकलीफ अगर ऊपर के दांतों में हो तो फिर वो टेम्पोरल यहाँ तक जाती है, अगर नीचे के दांतों में हो तो कान तक जाती है, ये लिम्फ नोड्स तक इनलार्ज होने के चांसेस होते हैं, स्वेलिंग होने का। अगर हम ज़्यादा उसको प्रोलॉन्ग कर देंगे तो फिर ये होता है कि रूट कैनाल की ज़रूरत होती है। रूट कैनाल, देखें एक ज़माना ऐसा था कि बहुत पेनफुल प्रोसीजर हुआ करता था, पेशेंट रूट कैनाल के नाम से डर जाता था। अब ये ना अंडर लोकल एनेस्थीसिया, अंडर स्प्रे, वो लोकल एनेस्थीसिया का जो इंजेक्शन होता है उसका भी दर्द नहीं होता, क्योंकि हम जेल ऐसे तरीके से लगाते हैं कि वो उस एरिया में वो नम हो जाता है। और उसके बाद सिंगल विजिट या मल्टीपल विजिट्स, जो भी जिस स्कूल ऑफ थॉट को डेंटिस्ट फॉलो करता है, जितना जो है डीप है। अच्छा, ये जो रूट कैनाल होती है, ये 4 रूट्स होती है ना? या जरूरी नहीं है, वो डिपेंड करता है कौन सा दांत है। अच्छा, ठीक है। अगर आगे का दांत है तो सिंगल रूटेड है, बीच के दांत है तो डबल रूटेड है, और दाढ़े हैं तो फिर 3 से 4 रूट्स होते हैं। फिर 3 से 4 रूट्स होते हैं। अच्छा, उनमें से कोई एक रूट जो है, जिस तरह अगर 3 से 4 है, या 1 है या 2 है, तो एक तो चले समझ आता है एक ही होगी, 2 होती हैं तो उनमें से एक हो सकती है।
3 हैं या 4 हैं, तो उनमें से क्या चारों भी कभी डैमेज हो सकती हैं या 2 डैमेज हो सकती हैं, 1 डैमेज हो सकती देखिए है? ये अब मैं बताता हूँ, जिस डेंटिस्ट के पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं, एक्सरे सही चल रहा है, उसके स्किल्स सही हैं, ही इज़ प्रॉपरली और शी इज़ प्रॉपरली स्किल्ड, तो फिर तो वो रूट्स को सबको डेड करके फिर फिल करना ज़रूरी है। अगर किसी एक को भी छोड़ा तो फिर वो लिंगर ऑन करता रहेगा, कुछ महीने में फिर पेशेंट कहेगा कि चबाने पे दर्द हो रहा है। मतलब 3 या 4 जो भी हो जो सबको उसको चेंज सबको करना डेड करना है, सबको डेड करना है, ठीक है। हाँ, अगर ऐसा हो जाए कि केस कोई एक्सट्रैक्शन तक चले जाए, कभी कभार हम ऐसा करते हैं कि दांत निकालने के वक्त दाढ़ों के साथ स्पेशली हम आधी दाढ़ रहने देते हैं, आधी दाढ़ उसका हेमी सेक्शन कहते हैं, ठीक है, और उस आधी दाढ़ को जो ठीक होती है उसको रूट कैनाल करके उसी पे कैप लगा देते हैं। तो वो एक आगे बीच का दांत जैसा लगना शुरू हो जाए, प्रीमोलर जैसा लगना शुरू हो जाए। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि वो कब वक्त आता है जब बिल्कुल जो है जो स्क्रू लगा कर या आपको बिल्कुल अपना जो है पूरी दाढ़ निकालनी हाँ, पड़ती अब है? ये होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि रूट कैनाल शुरू करवाते हैं, फर्स्ट विजिट करवाइए, आपका दर्द खत्म हो गया, अब वो दोबारा डेंटिस्ट के पास नहीं जाते फॉर एनी और रीज़न। तो फिर क्या होता है कि वो जब उन्होंने पूरा प्रोसीजर नहीं करवाया और फिर कैप नहीं लगवाया उस पर, तो फिर दांत घिसना शुरू होता है, क्योंकि रूट कैनाल के बाद अगर आप कैप नहीं लगवाएंगे तो वो दांत ब्रिटल हो जाता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि खोखला है ना। अब उससे फंक्शन लेने के लिए कैप लगाना ज़रूरी है। तो अगर वो खोखला दांत लेके फिरेंगे आधे प्रोसीजर के बाद, तो फिर वो दांत टूटना शुरू हो जाएगा, और टूट जाएगा तो फिर उसको निकाल के कैपिंग तो जरूरी है। कैपिंग लाजमी है। अगर आपने दांत से काम लेना है तो कैपिंग, दर्द खत्म करवाना है तो रूट कैनाल। ठीक है। सो अच्छा, अगर आपको कैप नहीं लगवाना तो आप रूट कैनाल ना करवाएं। सही है, मतलब रूट कनाल के बाद ही कैप लाजमी। लगेगा। अच्छा, कुछ सवालात इस हवाले से भी कि रूट कनाल कराने के बाद एहतियात क्या होनी चाहिए, और क्योंकि आधा दांत ऑलरेडी अब अंदर की तरफ है, अब उसकी केयर कैसे करेंगे? क्या वो अंदर की कभी- तरफ मतलब आधा आपने कहा ना दांत छोड़ दिया, ऊपर कैपिंग हो गई। नहीं, आदत छोड़ा नहीं, वो मैंने उस केस में कहा था जब वो दांत कंप्लीटली डैमेज हो जाए। अच्छा, अगर वो कंप्लीटली, वो हेमी सेक्शन के प्रोसीजर कंप्लीटली अलग है। दांत पूरा मौजूद होगा, जिस रूट कैनाल की बात कर रहा हूँ पूरा मौजूद होगा, बस उसकी नसें डैमेज खत्म कर चुके होंगे, ठीक है। काट चुके होंगे। हाँ। उसके बाद ऊपर कैप लगाएंगे। एहतियात देखें, एहतियात आपने फ्लॉसिंग का ख्याल रखना है कैप लगाने के बाद, फ्लॉसिंग का। और हम ये कहते हैं कि कैप जिस साइड पे लगा हुआ हो उस साइड पे ज़्यादा स्टिकी चीज़ें, लाइक इंजीर हो गया, खजूर हो गया, च्युइंगम्स, उस नहीं तरफ खाएं। से आपने कोशिश करना है कि ज़्यादा फोर्स, क्योंकि वो स्टिकी चीज़ों से कभी कभार कैप निकल आता है। और इन केस अगर कभी निकल आए तो उसको फौरी लगवाना है, फौरी लगवाना है ताकि वापस। वो जो डेड दांत है वो टूटे अच्छा, ना। अब फ्लॉसिंग के साथ साथ एक नई चीज भी आई है, ब्रश जो आया है छोटा सा, इंटरडेंटल टूथब्रश, हाँ, जी। तो वो इज इट गुड? यस, इट्स गुड। इंटरडेंटल फ्लॉस आया है, इंटरडेंटल टूथब्रश आया है, वाटर फ्लॉस आया है, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे मिल नहीं रहा, मैं इतना ढूंढ रही हूँ। नहीं, हम अगर अच्छे मार्ट्स में जाएं, इस्लामाबाद या यहाँ पर भी 2-3 अच्छे मार्ट हैं, नाम नहीं लेंगे उनका, तो वहाँ पर वाटर फ्लॉस अवेलेबल है। अदरवाइज अगर आप ट्रैवल करें दुबई वगैरह तो वहाँ पर इजीली मिल जाता है। और चलिए नाम ही ले लेते हैं, ओरल बी एक कंपनी है जिसका वाटर फ्लॉस बहुत होता है। और आपके पास एक किट बैग होनी चाहिए, डेंटल किट बैग, जिसके अंदर ये तमाम चीज़ें हों। तो बहुत अच्छा है। और स्पेशली जिन्होंने प्रोस्थेसिस लगाए हुए हों, जिसका मतलब क्राउन्स, ब्रिजेस, इम्प्लांट लगाए हुए हों, उनके लिए ये तमाम चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि आपने नेचुरल दांत का अगर आपने ख़राब किए हैं तो आप आर्टिफिशियल दांत को भी जल्दी ख़राब कर सकते हैं। अच्छा, हम वाटर फ्लॉस की बात करते हैं तो व्हाट अबाउट कुल्ली? कुल्ली भी तो एक अच्छा कुल्ली, तरीका है। नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुल्लियाँ करना इट्स लाइक एन एंटीबायोटिक। हाँ। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब भी नीम गर्म पानी में नमक डाल के हल्का सा, ओके। उसमें ये होता है कि जैसे ही आपने दांत निकलवाया उसके बाद जो हम आइसक्रीम वगैरह के इंस्ट्रक्शंस देते हैं तो 24 घंटे बाद हम ये इंस्ट्रक्शन देते हैं कि आपने कुल्लियाँ करनी है नीम गर्म पानी। जी जी। जितनी ज़्यादा कुल्लियाँ इतनी अच्छी हीलिंग होती है वहाँ पर। अच्छा। तो जो ग्रोथ फैक्टर्स हैं वो वहाँ पर सारे कलेक्ट होना शुरू हो जाते हैं और हीलिंग में प्रमोट करते हैं। अगर दांत निकलवाया हो, गम्स की कोई सर्जरी करवाई हो, इम्प्लांट्स करवाए हों, तो नीम गर्म पानी में नमक डाल के कुल्लियाँ आफ्टर 24 आवर्स बहुत इफेक्टिव होता है, हीलिंग बहुत ज़बरदस्त होती है, अच्छी बेहतर हो जाती है। और फिर ये है कि उसके बाद क्राउन भी तो थोड़ा सा टाइम लगता है ना लगाने में, लाइक अगर आपने वो करवाया रूट कैनाल तो उसके कितने दिनों बाद क्राउन लगाना? लेकिन रूट कैनाल अगर आपने कंप्लीट करवा ली और आपको पेन फ्री, आप कंप्लीटली पेन, तो इट्स रिकमेंडेड कि आप फ़ौरन लगवा लें। कुछ डेंटिस्ट ये कहते हैं कि आप 1 महीना चेक कर लें, लेकिन आजकल एहतियाती तौर पर वो 1 महीने के दौरान अगर वो पेशेंट ने वो दांत तोड़ दिया तो फिर तो हमने जो रूट कैनाल करवाई थी वो ज़ाया हो गई, राइट। तो इसीलिए वो कैप फौरी लगवाना
बेहतर जरूरी ऑप्शन होता है, लेकिन 2-3 दिन दे दें ताकि एग्जैक्टली वो तो ताकि पता चेक कर चल लें जाए। ताकि वो दर्द ठीक ना है। हो। चलिए ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मजीद आपसे बात करेंगे, तो आप लोग कहीं ना जाए, हमारे साथ ही रहें। टेक अ ब्रेक। और जी एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और बात हो रही है दांतों के हवाले से। बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि आप अगर दांत का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो कहाँ तक बीमारी जो है वो बहुत बड़ी बन जाती है। और इसीलिए कहते हैं कि पहले से अपने दांतों का ख्याल रखें, ताकि ये एक तो महंगा इलाज भी है और ये कि मुश्किल भी बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, डॉक्टर अली हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि एक तो हमने बताया रूट कैनाल, रूट कैनाल के बाद जो अगर नहीं करवाते हैं और वो डैमेज ज़्यादा हो जाता है, दांत डैमेज हो गया, तो उसके बाद फिर क्या प्रोसीजर होता है? फिर देखें, दो चीज़ें हैं। एक है जो कि कन्वेंशनल रिस्टोरेशन होती है, प्रोसेसेस लगते हैं, वो ब्रिज है, जिसमें यह है कि हम इस दांत को निकाल के आसपास के दांत को एज अ सपोर्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, कवर करने के लिए। ऐसे दोनों को घिसेंगे, छोटा करके उन पे कवर लगा के बीच में दांत लगा देंगे। ठीक है, ये कंसिडरेबली इकोनॉमिकल और फाइनेंशियली सही समझा जाता है, ठीक है। लेकिन इसमें नुकसान क्या है? दो आपके नेचुरल दांत और दांत भी खराब घिस हुए। रहे हैं, राइट। दूसरा ऑप्शन है इम्प्लांट का, जो कि मेरा फेवरेट है, मेरी स्पेशलिटी है। और उसमें ये होता है कि आपने जो दांत निकाला उसी की जगह पे छोटी टाइटेनियम के स्क्रू डाल के उसके ऊपर कवर कर दिया। दिस इज बेटर, दिस इज मच बेटर, बट देयर आर फ्यू फैक्टर्स जिसको हमें कंसिडरेशन में लाना होता है। क्या क्या? एक तो स्मोकिंग, नंबर 2 डायबिटीज़, नंबर 3 विटामिन डी। ठीक है, अगर ये 3 चीज़ें हमने कंसिडरेशन पे ले आया और ये चीज़ें टिक हैं सारी, तो यानी स्मोकिंग अगर कर रहा है पेशेंट तो कम होनी चाहिए, विटामिन डी रेंज में होना चाहिए, और उसके बाद तीसरी जो चीज़ है वो है शुगर लेवल, HbA1c लेवल उसका कंट्रोल हो। तो हम ये तीनों चीज़ें कर देंगे एंड द पेशेंट इज़ गुड टू गो फॉर अच्छा, पर ये एक्सपेंसिव होते हैं ना थोड़े? इम्प्लांट्स एक्सपेंसिव हैं, और एक्सपेंसिव इसलिए हैं क्योंकि आपका पूरा नेचुरल दांत इस्लामी तौर पे भी, फिजियोलॉजिकली एंड उसकी सारी प्रॉपर्टीज़, वो जैसे आप समझ लें कि रूट भी बन रही है, रूट लगा रहे हैं, लगा रहे हैं, ब्रिज में तो सिर्फ कवर होता है। हाँ। तो अल्लाह ने जैसे फरमाया मैंने आपको जैसा भेजा है वैसे ही आपको उठाऊंगा, तो उसमें रूट भी है इम्प्लांट में। सही है। तो कुछ लोग इस्लामी तौर पे कहते हैं कि हम क्यों आर्टिफिशियल चीज़ लगवाएं, तो इसलिए उस इम्प्लांट हर लिहाज से बेहतर है। इजाज़त तो उसमें रूट है, एक टाइटेनियम की रूट है, फिर अबेटमेंट है, उसके ऊपर फिर कवर लगेगा। ठीक है, तो वो बेहतर है। अब एक्सपेंसिव इसलिए है क्योंकि ये चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। ये तो इम्पोर्ट के साथ साथ इसका थोड़ा प्रोसीजर भी। दूसरा ये कि proper- फिर इसके सर्जिकल स्किल्स, उसकी ट्रेनिंग जो डेंटिस्ट लेता है, तो वो सारी चीज़ें, फिर उसके बाद जो क्रॉस इन्फेक्शन कंट्रोल का जो सारा इसमें होता है, क्योंकि सर्जरी है बिल्कुल, लेकिन पेनफुल नहीं है। इतनी ही टाइम ड्यूरेशन लगता है जितना एक दांत निकालने में लगता है। अच्छा। 10 से 15 मिनट के अंदर इम्प्लांट प्लेस कर दिया जाता है। ओके। लेकिन फिर उसको फौरी लोड नहीं किया जाता, फिर उसको वेट किया जाता है 3 महीने तकरीबन, जिस दौरान वो ऑसियो इंटीग्रेशन करता है। ठीक है, मतलब वो हड्डी के अंदर चिपकता है। जैसे ही वो चिपकेगा, फॉलोअप पे पेशेंट होता है हमारे साथ, ठीक है। उसके बाद हम उसके ऊपर कैप मतलब लंबा प्रोसीजर। 2-3 महीने ऐसा करते हैं ना कि ज़रा बताएं कि ऐसी कौन कौन सी प्रिवेंशंस करें कि इम्प्लांट तक ना जाए, कि यहाँ तक ना आए। इम्प्लांट तक ना जाने के लिए सबसे पहले तो ये है कि 6 महीने में एक दफ़ा आपने डेंटिस्ट के पास जाना है, जैसे मैंने बताया। ठीक है, प्रिवेंशन यही है इसकी कि आपने डेंटिस्ट के पास दिखाएं जरूर, दिखाएं जाके कहाँ पे क्या चीज़, कौन सा कीड़ा लग रहा है। नीम हकीम के पास नहीं जाना है, डेंटिस्ट के पास जाना है, ताकि वो प्रॉपर मुआयना करे। ठीक है, और जिसके पास कैमरा वगैरह हो, ताकि वो आपको टीवी पे दिखा दे कि देखें ये आपके हालात हैं। उसकी आप मसूड़ों की सफाई साल में एक दफ़ा करवा लें। ठीक है। तीसरी चीज़ ये कि कैविटीज़ हैं, छोटी छोटी कैविटीज़ हैं, वो महंगी नहीं होती फिल करवाना, वो फौरी फिल करवा लें। ब्रशिंग का ख्याल रखें। रात को अगर हम कोई स्नैक्स वगैरह जो लेते हैं, उसको कोशिश करें कुल्ली करके बाहर निकाल दें। वो स्नैक्स अगर दांतों के बीच में चिपक गए ना, वो हमारे जो जरासीम मुंह में मौजूद हैं, ओरल फ्लोरा जिसको कहते हैं, जो बहुत फ्रेंडली होते हैं,
वो फिर उनसे दोस्ती कर लेते हैं उन स्नैक से और फिर जाके कैविटीज वहाँ पर तो बना रात लेते हैं। में आपने ब्रशिंग करनी है? रात में आपने सोने से पहले लाजमी ब्रशिंग करनी है। अच्छा, व्हाट अबाउट जो स्वीट्स खाते हैं या जो मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, कहते हैं कि हर खाने के बाद भी ब्रशिंग करनी चाहिए, ब्रशिंग करनी नहीं, चाहिए, देखिए कुल्ली करनी चाहिए, क्या मीठे का करना चाहिए? कॉन्सेप्ट ये है कि मीठा आपने खाना ज़रूर है, ठीक है, डेली खाना है। बच्चों के लिए भी यही है, बड़ों के लिए भी यही है। आपने अगर चॉकलेट्स की क्रेविंग हो रही है, इसका मतलब योर बॉडी इज आस्किंग फॉर नीडेड। इट। हाँ, बाज़ लोग तो क्रेविंग ज़्यादा ही हो जाती है उनको। नहीं, एक दफ़ा तो खानी है। और डायबिटिक पेशेंट्स को तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा। दे नीड हाँ, अपने डॉक्टर टू, से उनका ज़रूर क्या चेक करें, तरीक़ाकार है वो डॉक्टर उनको ज़्यादा बेहतर बताएगा। लेकिन ये है कि आपने मीठा अगर डिमांड कर रहा है बॉडी तो आपने लेनी है, लेकिन दिन में एक दफ़ा लेना है। ठीक है, जितना खाना है वो एक दफ़ा खा लेना, उसके बाद आपने ब्रशिंग कर लेनी है। ओनली इन दैट केस जब आप मीठा खा रहे हैं। ठीक है। बाकी अगर आप नहीं, आपको आदत ज़्यादा मीठा खाने की, तो आपकी 2 टाइम की ब्रशिंग काफ़ी। अच्छा, मेरे पास पेशेंट आके कहता है जब दांत अंदरूनी सतह पे उसके ख़राब होते हैं कि हम तो 6 टाइम ब्रश करते हैं। है? हाँ, तो वो 6 टाइम ब्रश आप कर रहे हैं, लेकिन वो अंदरूनी सतह पे नहीं कर रहे आप। हाँ, राइट, क्वालिटी तो कैसी है? वो हाँ, एग्जैक्टली, तो वो सफाई आपने डेंटिस्ट से ही करवानी है। ठीक है। अच्छा, और मतलब आपने जो कुश्ती नहीं करनी 6 टाइम। मसला ये है कि आप सारा स्ट्रेस दांतों पर रिलीज कर रहे हैं। हाँ, सो यू नीड टू वर्क आउट रेदर देन ब्रशिंग 6 टाइम्स अ डे। ठीक है। अच्छा, ये जो ब्रशिंग होती है इसका भी तरीका होता है, तो कितनी कितनी बार जो है ब्रश आपने राइट, लेफ्ट, फ्रंट दांत, अंदर के देखिए, इसका दांत? कॉन्सेप्ट ये है, इसको मैंने एक लॉजिक बनाया हुआ कि जैसे गाने का ड्यूरेशन होता है 4 से 5 मिनट का, उतने ड्यूरेशन में आपने ब्रशिंग करनी है और ठीक है। फोकस ब्रशिंग करनी है। जब एक्सरसाइज करते हैं हम, फोकस हमें होती ट्रेनर है। ये कहता है कि अब आप बाइसेप्स कर रहे हैं तो आप ध्यान दें बाइसेप्स पे, राइट? योर माइंड शुड बी ऑन बाइसेप्स। ट्रेडमिल कर रहे हैं तो आपका ध्यान होना चाहिए ट्रेडमिल की मूवमेंट पे। इसी तरीके से अगर आप ब्रशिंग करेंगे तो आपको दिमाग उधर ही लगाना है कि आप ब्रशिंग कर रहे हैं, हर सरफेस पे कर रहे हैं, सर्कुलर मोशन दे रहे हैं। आधा मसूड़े पे रखा हुआ है, आधा दांत पे रखा हुआ है। एंड इसी तरीके से सामने की जिस तरीके से आप फोकस ब्रशिंग करते हैं, पीछे की दाढ़ों की भी करें। इसीलिए अकल दाढ़ें जो है ना ज़्यादा ख़राब होती हैं, क्योंकि हमारा ब्रश पीछे वाले दांत तक जाता नहीं है। तो वहाँ कैविटीज़ लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर खुदा न खास्ता टेढ़ा है किसी का अकल दाढ़, तो फिर वहाँ तो और ज़्यादा रूम बना हुआ है टू फॉर द फूड इम्पैक्शन, राइट? तो फिर वो तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। अच्छा, ये बताइएगा कि स्पेशली जो वो ओल्ड एज हो जाती है, किस हद तक हम, क्योंकि बुढ़ापे में कहते हैं कि वीक तो होते ही है दांत, हम किस हद तक बचा सकते हैं? नहीं, मैंने काफ़ी ओल्ड पेशेंट्स देखा है, स्पेशली जो जनरेशन हम देखते हुए आ रहे हैं बड़े बुजुर्गों की, उस ज़माने में दांत अच्छे रहते थे। वो उनकी डाइट का था, वो सारा घर का खाना खाते थे, तो उनके दांत कंपैरेटिवली अब की जनरेशन से बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर, ओके। तो उसका तरीका यह, वो उनकी मेंटेनेंस का ये होता है कि वो डेफिनेटली या उन्होंने मसवाक ज़्यादा यूज़ किया है, या उस ज़माने में टूथपेस्ट इस किस्म के आते थे जो कि बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होते थे हमारे मसूड़े दांतों के लिए। और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उन्होंने इतना ज़्यादा अच्छा इनटेक किया था। अब यह है कि अब वो अगर बूढ़े लोगों के अगर दांत नहीं हैं तो उनको लगवा लेने चाहिए। अब ना लगवाने से ये होता है कि फिर वो कोलेस्ट्रॉल, क्योंकि चपता नहीं है दांत, अब जो खाना है उसको हम सही चबाते नहीं हैं, तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल और दूसरे जो ओबेसिटी की जो कंप्लेंट्स हैं वो शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि ओल्ड एज लोगों को भले वो बत्तीसी लगवाएं, लेकिन बत्तीसी का भी तरीका ये है कि आजकल इम्प्लांट सपोर्टेड बत्तीसी लगती है, वरना तो वो मसाले के डब्बों में माजियाँ रखती थी जैसे डेंचर्स, वो नहीं करना। वो नहीं करना, लेकिन तो आजकल ये भी तो है ना कि किसी को कोई ब्लड थिनर्स ले रहा है या कोई देखिए, वो ब्लड थिनर्स का भी, प्रॉब्लम। ब्लड थिनर्स और डायबिटीज़ का भी ये है कि पहले डायबिटीज़ को थोड़ा सा हम कंट्रोल करके इम्प्लांट्स कर सकते हैं। ब्लड थिनर्स का ये एक ज़माना ऐसा था कि हम कहते थे आप जाएं एस्कार्ट बंद कर कराएं, 3 दिन के बाद फिर हम आपका प्रोसीजर, लेकिन आजकल नहीं है ऐसा। एक और क्वेश्चन, कितनी देर, मतलब कितनी एज तक, क्योंकि बोन्स आपकी वीक होने लग जाती हैं, तो हमारे साथ ही मौजूद रहेंगे? नहीं, हमारे साथ रहेंगे? अच्छा, ठीक है। तो मैं ऐसा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन हम ब्रेक के बाद करते हैं, ठीक है? तो आप लें ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। जी नाज़रीन, एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं और हमारे साथ हैं डॉक्टर अली हुसैन जो डेंटल सर्जन है। बात कर रहे थे ब्रेक से पहले कि अगर कोई इंसान ओल्ड एज का होता है और उसको आपने कहा कि वो अपना हम आसान अल्फाज में कहेंगे
नकली दांत लगा सकता है, लेकिन यह है कि अगर उसकी बोन्स लाइक ओल्ड एज में थोड़ी सी वीक हो जाती हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी बोन डेंसिटी जो है वो सही है, लग सकता है नहीं लग सकता, कहीं ऐसा तो नहीं इसके बोन टूटने का डर हो, कुछ ऐसा देखें मैंने अभी मैंने लास्ट 103 इयर्स के एक ओल्ड पर्सन का, हालांकि वो केपीके से था, अच्छा, क्योंकि वो सारे ड्राई फ्रूट्स खा खा के 103 साल तो तक वैसे ही इतनी तो उनकी मैंने हड्डियां इम्प्लांट्स किए थे और जब मैं अटेम्प्ट कर रहा था मेरे कोलीग्स काफ़ी डरे हुए थे कि क्या होगा पता नहीं। अब देखें, अब इम्प्लांट्स का एक फ़ायदा ये है कि इम्प्लांट्स के बाद जो आपकी एट्रोफी हो रही होती है, हड्डी घिस रही होती है, वो ख़त्म हो जाती है, वो कम होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आप बताएं रूट्स जो है ना, रूट्स आपके दांतों को घिसने से रोकते हैं, आपको सॉरी हड्डी को घिसने से रोकते हैं। तो अगर बोन डेंसिटी कम है तो उसकी एनालिसिस हमें डेफिनेटली, जो मैंने आपको पैरामीटर्स बताए हैं, विटामिन डी का, फिर उसके साथ साथ एक सिटी स्कैन होता है मुंह का, सीबीसीटी, उसमें हमें पता चल जाता है कि बोन आसपास कितनी है और ज़्यादा तेज़ी से घिसती है नीचे की बोन, मैंडिबल की बोन। अच्छा, यानी आप अगर आप पुराने बुजुर्गों को अगर आप देखेंगे तो उनकी वो जो ये मैंडिबल का जो आप एंगल कह रहे हो वो नज़र आ रहा होता है कि घिसा हुआ है। तो उसको रोकने के लिए भी, उस रिजॉर्प्शन को रोकने के, उस एट्रोफी को रोकने के लिए भी इम्प्लांट्स किए जाते हैं और उसके ऊपर फिर डेंचर बिठाया जाता है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि डेंचर, अगर सिर्फ डेंचर लगाएंगे तो हड्डी को ज़्यादा घिसाएगा, क्योंकि वो जो बत्तीसी होती है वो प्लास्टिक की होती है, और वो प्लास्टिक जब हम हड्डी के ऊपर रखते हैं, उसके ऊपर फोर्सेस देते हैं, तो वो हड्डी को और तेज़ी से घिसता है। इसीलिए रिकमेंड किया गया है बुजुर्गों के लिए कि इम्प्लांट सपोर्टेड डेंचर्स की तरफ चले जाएं या ब्रिज की तरफ चले जाएं अगर फाइनेंशियली स्टेबल है। ठीक है, तो ये कि ये बेहतर तरीका होता है। अच्छा, दूसरा ये कि क्या हार्ट पेशेंट या कोई डायबिटीज़ की बात की गई थी, तो क्या ये लोग क्या करवा सकते हैं? बिल्कुल, मेरे पेशेंट्स हैं जिन्होंने पेस मेकर लगाया हुआ और उनके वॉल्व्स लगे हुए हैं, और डायबिटीज़ पेशेंट्स भी देखें, मैं ट्रीट कर चुका हूँ डायबिटीज़, लेकिन अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं है तो फिर इम्प्लांट्स फेल होने के चांसेस। इवन ब्लड प्रेशर का कंट्रोल नहीं है तो भी नहीं, ब्लड प्रेशर का उतना ताल्लुक नहीं है ब्लड प्रेशर का। ऑब्वियसली ड्यूरिंग द प्रोसीजर थोड़ा सा हमें मॉनिटर करना पड़ता है, लेकिन बाद में इंशाल्लाह उसका कोई इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है इम्प्लांट्स में। लेकिन यस, विटामिन डी की बहुत ज़्यादा है। विटामिन डी अगर पेशेंट का उस लेवल में नहीं है तो फिर हमें उसको इंजेक्शंस के थ्रू या फिर टैबलेट्स के थ्रू हमें उसको ठीक करना पड़ता है। कितना होना चाहिए तकरीबन? देखें, अबव 30, कम से कम 25-30 से अबव हो तो हम विटामिन डी के रखते हैं कि ठीक है, इट्स फाइन। इससे ज़्यादा मेरे पास तो 6-7 विटामिन डी के ओह माय गॉड, वो उसको पता चलता होगा इनका विटामिन डी तो वो अच्छा, वो हैरान भी हो जाता है कि आप क्यों करवा रहे हैं ये टेस्ट, आपका क्या ताल्लुक है HbA1c करवाने से या शुगर करवाने से, विटामिन डी से। लेकिन देखें, ये चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि नाउ डेंटल की इंपॉर्टेंस इसीलिए है कि देखें पूरी बॉडी से लिंक्ड है। तो हमें शुगर का टेस्ट भी करवाना है, हमें विटामिन डी भी करवाना है, हमें CBC भी करवाना है, हमें देखना है कि उसके कहीं प्लेटलेट्स और ये दूसरे जो WBCs वगैरह हैं वो रेंज में हैं या नहीं है। कितने ऐसे पेशेंट्स हैं जिनके क्रॉस इन्फेक्शन जो होते हैं, हेपेटाइटिस वगैरह, वो भी डेंटिस्ट डायग्नोज करता है, क्योंकि जब हमें कोई एक्सटेंसिव प्रोसीजर करना होता है तो हम उसका हेपेटाइटिस लेवल भी चेक करते हैं कि कहीं कोई खुदा न खास्ता कोई लिवर फंक्शन टेस्ट या फिर हेपेटाइटिस B या C में से तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर है तो फिर उसके हम प्रोटोकॉल अलग होते हैं सर्जरी के, फिर हमें अपना भी ख्याल रखना होता है, और डेफिनेटली ये भी ख्याल रखना होता है कि कहीं सामान कोई ऐसे यूज़ ना हो जाए जो हम नेक्स्ट पेशेंट पे यूज़ कर लें, क्योंकि फिर वो थ्रो करने होते हैं, हमें डिस्पोज करने होते हैं अगर लंबी बड़ी सर्जरी होती है। तो ये चीज़ें सारी कंसिडरेबल होती हैं, इससे पता चलता है कि ओरल हेल्थ इज़ कनेक्टेड टू योर जनरल हेल्थ, ओवरऑल योर वेल बीइंग एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर अली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट आज आपने बातें बताई लोगों को दांतों के हवाले से। और इसके साथ ही नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। नाज़रीन, हमारे को टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।